नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की नई और पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के बारे में। सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और अब वो देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट के अंदर शामिल हो गई हैं। आपको पता है, 28 तारीख को जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ बारामती में, जिसमें अजीत पवार का देहावसान हो गया था। अजीत पवार के बाद ये बात बहुत जोर शोर से उठ रही थी कि उनकी पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। क्या ये नेतृत्व शरद पवार करेंगे और क्या ये नेतृत्व सुनेत्रा पवार करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में पूरा का पूरा फैसला अजीत पवार परिवार पर टाल दिया था। अब सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। आप सभी को पता है कि सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद थी और जिस दिन अजीत पवार के दुखद निधन की खबर आई थी वो उस वक्त दिल्ली में मौजूद थी और दिल्ली से वो बाद में बारामती तक के लिए गई थी। सुनेत्रा पवार राज्यसभा के सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली आई थी। अब सुनेत्रा पवार राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली है। खबर यह है कि उनके बड़े बेटे, जिन्होंने मावल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और मावल लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए वो चुनाव हार गए थे, वो अब राज्यसभा में जाएंगे। यानी अजीत पवार के परिवार की पूरी विरासत अजीत पवार के परिवार के पास रहेगी। अब सवाल यह है कि एनसीपी और महाराष्ट्र की राजनीति अब घड़ी घड़ी बदल रही है। ये वही घड़ी है जो अजीत पवार की पार्टी का चुनाव चिन्ह है। एनालॉग घड़ी अजीत पवार की पार्टी का चुनाव चिन्ह है और ये चुनाव चिन्ह उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उस वक्त दिया था जब 2023 के अंदर उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया था और शरद पवार की एनसीपी दो फाड़ हो गई थी। उसी के बाद अजीत पवार के पास चूंकि ज्यादा सांसद थे, ज्यादा विधायक थे, ज्यादा कार्यकारी के मेंबर थे, ज्यादा ऑफिस बेरर थे, इसीलिए जो पार्टी थी वो अजीत पवार को सौंप दी गई और जो चुनाव चिन्ह घड़ी था एनालॉग, वो भी अजीत पवार को सौंप दिया गया। लेकिन जो हालात बने अजीत पवार के दुखद निधन के बाद, अजीत पवार के एयर क्रैश के बाद, उसके बाद ये संभावना बड़ी चल रही थी कि अब आगे क्या होगा। सबसे पहले ये बात कही जा रही थी कि सूतक के बाद, यानी 13 दिन जब बीत जाते हैं उसी के बाद कोई फैसला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सुनेत्रा पवार को ऐसा लगा कि फैसला लेने में जितनी देर हुई, ऐसे में कहीं उनके विधायक टूट के ना भागने लगे, उनके विधायक बीजेपी की तरफ ना चले जाएं, कोई शरद पवार की तरफ ना चले जाएं। ऐसे में उन्होंने सबसे बेहतर समझा कि पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए। कल शाम को 6 बजे प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा था कि अजीत पवार के जितने भी मंत्रालय हैं, 3 मंत्रालय उनके पास थे। पहला सबसे बड़ा वित्त मंत्रालय था, दूसरा सबसे बड़ा आबकारी मंत्रालय था और तीसरा खेल मंत्रालय था। ये तीनों मंत्रालय अजीत पवार की पार्टी को सौंप दिए जाए और साथ ही साथ डिप्टी सीएम का पद। उसके बाद सुनेत्रा पवार को इस बात के लिए मनाया गया कि वो उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ले ले और सुनेत्रा चौधरी ने इस बारे में बातचीत करने के लिए जो डिजाइन बॉक्स के आभार। सीईओ हैं, सुनेत्रा पवार ने जो है माफ कीजिएगा, सुनेत्रा पवार ने इस बारे में बातचीत करने के लिए डिजाइन बॉक्स के जो सीईओ हैं नरेश अरोड़ा, उनको बुलाया और उनके साथ उनकी लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद सुनेत्रा पवार ने शपथ लेने के बारे में डिसीजन ले लिया। लेकिन इसमें सबसे गड़बड़ बात यह है, इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सुनेत्रा पवार ने इस संबंध में ना तो अपनी ननद सुप्रिया पवार से यानी सुप्रिया सुले से इस बारे में कुछ पूछा, ना ही उन्होंने शरद पवार से इस बारे में कुछ पूछा। शरद पवार से जब यह सवाल पूछा गया कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रही है, तो शरद पवार ने इस पूरी जानकारी से अनभिज्ञता जाहिर की। शरद पवार ने साफ साफ कहा कि उन्होंने इस संबंध में उनके साथ या परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई सलाह मशविरा नहीं किया है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि सुनेत्रा पवार को आखिरकार इतनी जल्दी फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी। सुनेत्रा पवार के मन में क्या चल रहा है और सुनेत्रा परिवार क्यों जल्दी से जल्दी अजीत पवार की गद्दी पर बैठना चाहती है। क्या उनको डर है कि अगर उनके चचेरे ससुर को ये
पूरा का पूरा राजपाट मिल जाता है, उसके बाद उनके चचेरे ससुर अपने हिसाब से चीजों को चलाएंगे। सुनेत्रा पवार ऐसी परिस्थिति नहीं चाहती थी। हो सकता है कि उनके चचेरे ससुर पार्थ पार्थ पवार को भी राज्यसभा में भेजने से ना कर दे, तो सुनेत्रा पवार ने अपना फैसला ले लिया और सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ले ली। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में एनसीपी की एकता का क्या होगा। एनसीपी को में दोनों धड़ों में, यानी एनसीपी अजित पवार और एनसीपी शरद पवार, दोनों धड़ों के बीच जो अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों जो है आपस में मर्जर करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या वस्तुस्थिति है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि सुनेत्रा पवार के सामने आने वाले समय में किस किस तरह की चुनौती है। ये भी बताएंगे कि प्रफुल्ल पटेल की महत्वाकांक्षा कितनी जोर मार रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी ओम प्रकाश नारायण मेरे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश जी, नीति जब बुलाएगी तब जाना पड़ता है, ये बात अजीत पवार ने कही थी। तो नीति को यही मंजूर था कि सुनेत्रा पवार अब उप मुख्यमंत्री बने, और पहली महिला उप मुख्यमंत्री वो बन गई हैं। क्या कहेंगे इस पर? दीपक जी, दो चीजें बहुत साफ थी। एक तो मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं कि पार्थ पवार दिन में शरद पवार से मिले थे। हाँ, मिले थे आज। और शरद पवार से मिलके उन्होंने अपनी पूरी जो अपडेट है वो कर दिया था, जो पारिवारिक डिसीजन है उनको बता दिया था। तो शरद पवार को घर के मुखिया के तौर पर इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। यहाँ घर के मुखिया के सलाह तौर पर नहीं ली गई? इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। नहीं, मैं कह रहा हूं घर के मुखिया के तौर पर इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। दूसरा, दे अजीत दी पवार गई थी ने नहीं? हाँ, अजीत पवार ने जिन परिस्थितियों में भी एनसीपी से अपना नाता, शरद पवार से अपना नाता तोड़ा था, राजनीतिक तौर पर अपनी पार्टी बनाई थी, तो जाहिर सी तौर पर उनकी अर्धांगिनी है सुनेत्रा पवार, वो हर कदम पे साथ थी और हर जानकारी उनके पास थी। तो ऐसे में शरद पवार का स्टेटमेंट स्टेटमेंट की 12 तारीख को विलय की घोषणा होनी थी और हम लोगों की बात हो गई थी और अजीत पवार हमारे साथ आने वाले थे। से मुझे लगता है कि दे गॉट फियर्ड, मतलब जो अजीत परिवार का अपना परिवार है, बेटा और वाइफ, कि अगर हमारी पार्टी शिफ्ट हो गई, मर्जर हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो और डिसीजंस शरद पवार के होंगे या सुप्रिया सुले की होंगी और उनका बड़ा रोल होगा। फिर बीजेपी के साथ अलायंस का क्या होगा? बहुत सारे सवाल है जो कॉमनली घूमते हैं और जरूर घूम रहे होंगे, जिसकी वजह से शायद सुनीता पवार ने जल्दीबाजी में ही ये 13 दिनों के अंदर जो सूतक लगा होता है उसके अंदर ही कैबिनेट में शामिल होने का फैसला लिया। और अजीत पवार की उस पीढ़ी को, मतलब उस सोच को आगे बढ़ाया कि जिस सोच के तहत उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी और बीजेपी के साथ गए थे। हालांकि दीपक जी, मैं यहां आपसे समझना चाहूंगा कि जो मुझे ध्यान है, अजीत पवार विधानसभा चुनाव के दौरान से बीजेपी से थोड़े नाराज थे। अगर उनके स्टेटमेंट को सिर्फ आप गौर से देखिए पुराने, तो उनके स्टेटमेंट के थ्रू भी अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। और तो और अभी जो रिसेंट एमसीडी, ये अर्बन इलेक्शंस हुए हैं, जैसे लोकल बॉडी पुणे के। में वो अजीत पवार के शरद पवार के साथ थे और दूसरी चीजों जगहों पे भी, तो बीजेपी के साथ खटास अजीत पवार की दिख रही थी। हालांकि मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे और बीजेपी के साथ खड़े थे, लेकिन खटास भी दिख रही थी। तो शरद पवार शायद उनके साथ टच में रहे हो। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच कई राउंड की बातचीत आपस में विलय को लेकर हो चुकी थी। और विलय को लेकर ये बातचीत, जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी का गठबंधन नहीं हो पाया और सिर्फ एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन के आधार पर उन्होंने लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ा था, तो इसमें कहीं ना कहीं खटास तो मन में रही होगी अजीत पवार के कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस नहीं किया। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अजीत पवार किसी भी हालत में इस सरकार को छोड़ना नहीं चाहते थे। अजीत पवार एनसीपी के सुप्रीमो थे और वो फिर से पार्टी को किस तरह से नेविगेट करना है, इसका पूरा का पूरा अधिकार शरद पवार को देने में हिचक रहे थे। इसीलिए बड़ी शांति से वो गठबंधन भी चला रहे थे,
नाराजगी के बावजूद उप मुख्यमंत्री पद पर बने हुए थे, वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, बजट की तैयारी कर रहे थे। और अभी भी जो लोकल बॉडीज के चुनाव चल रहे हैं, जो अजीत पवार का जो एक्सीडेंट हुआ उस दिन जब वो बारामती जा रहे थे, एयर क्रैश हुआ बारामती, वो पंचायत इलेक्शन में जो जिला पंचायत इलेक्शन होते हैं उसके चुनाव प्रचार के लिए ही जा रहे थे। और इस जिला पंचायत इलेक्शन में भी एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार दोनों गुट मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो ये बातें तो अपने आप में थी, बीजेपी से लेकर नाराजगी तो थी, लेकिन ये नाराजगी इस हद तक नहीं थी कि अजीत पवार किसी भी तरह से बीजेपी से बाहर हो जाए या इंडिया गठबंधन की राह तलाश ले। उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें रास आ रहा था, और चूंकि जब आपके पास सत्ता होती है ना, तो कई सारी चीज जो है, सत्ता एक चुंबक की तरह होती है। इस सत्ता में कई सारे अन्य लोग जो है इस चुंबक से खींचे चले आते हैं ओम प्रकाश। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जिसके चलते अजीत पवार फूक फूक कर कदम रख रहे थे मर्जर के मामले में। जयंत पाटिल का ये कहना है कि उनकी और अजीत पवार की इस संबंध में 10 मुलाकात हो चुकी थी। एक तस्वीर है 17 जनवरी की इस ये मुलाकात बारामती के अंदर हुई थी, और इसकी तस्वीरें मैं इस वक्त दिखा रहा हूं। इसमें आपको जयंत पाटिल दिखाई देंगे, रोहित पवार दिखाई देंगे, इसमें आपको अजीत पवार दिखाई देंगे, और इसके अंदर बाकायदा विलय की बातचीत हो रही है। शरद पवार के मुताबिक ये जो विलय था, ये 12 फरवरी को इसकी घोषणा होनी थी, क्योंकि 9 तारीख को जिला पंचायत के चुनाव के रिजल्ट आ जाने थे। विलय की बात जो है इस बात से भी बलवती हुई थी कि जो शुगर बेल्ट है, जिसके अंदर अजीत पवार और शरद पवार का दबदबा दबदबा रहा है हमेशा की तरह, इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, और ये शुगर बेल्ट जो है वो अजीत पवार और शरद पवार के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही थी। यही बड़ा कारण था ओम प्रकाश कि अजीत पवार चाहते थे कि दोनों का विलय हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि वो ये चाहते हैं कि शरद पवार इस पार्टी के सर्वे सर्वा बन जाए। अजीत पवार ने आखिरकार ये पार्टी क्यों छोड़ी थी? क्योंकि अजीत पवार को ये लगता था कि राजनीतिक उत्तराधिकार अजीत पवार को मिलेगा, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकार जब सुप्रिया सुले की तरफ शिफ्ट होने लगा और शरद पवार ने ये कहा कि मैं रिटायर होने जा रहा हूं, और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के उस फैसले को वापस ले लिया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव थे अजीत पवार के 2023 के अंदर पार्टी तोड़ने के। क्योंकि अजीत पवार को लगता था कि शरद पवार उनका जो ड्यू है वो उनको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शरद पवार की तरह इस पार्टी को खड़ी करने में, एनसीपी को खड़ी करने में अजीत पवार ने भी उतनी ही मेहनत की है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या ये विलय होगा? देखिए, विलय होने की संभावना है, विलय होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने जैसे बताया, आज सुबह पार्थ पवार ने सलाह नहीं ली, जाके बताया कि सुनेत्रा पवार जो है वो शपथ ले रही हैं, उप मुख्यमंत्री बन रही हैं, बताया है। लेकिन क्या मर्जर इससे पूरी तरह खटाई में पड़ जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है? दीपक जी, दीपक जी, मर्जर खटाई में अब पड़े न पड़े सुनीता पवार और पार्थ पवार का डिसीजन होगा। लेकिन इतना तय है कि जितनी जल्दीबाजी में सुनीता पवार का ओथ हो रहा है, जिस जल्दीबाजी में अजीत पवार के घर से लोग बीजेपी से संपर्क करके साथ में गए, और जिस तरीके से गवर्नर मुंबई में नहीं थे, बाहर थे, गवर्नर मुंबई आए और ये पूरा सेरेमनी हुआ और बीजेपी के कद्रदान इसमें शामिल रहे, तो तय है कि बीजेपी शायद इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती थी। बीजेपी लगातार अजीत पवार की वाइफ के टच में थी और चाहती थी कि जो ये वैकेंसी है ये जल्द से जल्द उनके घर के किसी आदमी के द्वारा फुलफिल कर लिया जाए, ताकि जो उनके विधायक हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके थ्रू बीजेपी को वोट ट्रांसफर हो रहा है, चाहे जो साथ में कोalition है, ये कोaliशन साथ में बना रहे, साथ में अड़ा रहे। और यहाँ शरद पवार को अकेले करने में जो बीजेपी के सर्वे सर्वा है जरूर सुनीता पवार के साथ खड़े होंगे, ताकि शरद पवार फिर से अलूप हो जाए और जो महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद लगातार घट रहा है वो कद फिर से बड़ा ना हो। यहाँ एक बहुत सोची समझी पॉलिटिक्स है, जो प्योर पॉलिटिक्स है, जो इस समय में, ऐसे समय में जब अजित पवार की डेथ हुई है उसके 3 दिन के बाद उस जगह को अजीत भरना, पवार की उस डेथ हुई है। पार्टी को खड़ा करना। अजीत पवार की डेथ के बाद, माफ करिएगा, अजीत पवार की डेथ के बाद जो जगह खाली हुई है उस जगह को भरना और उस पोजीशन को लेना, ये एक 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 सोची समझी राजनीतिक डिसीजन है, जिसको लिया और बीजेपी की सहमति से, बीजेपी के आलाकमान की सहमति से लिया हुआ डिसीजन है दीपक जी। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब अजीत पवार की पार्टी को कोई खतरा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ये है
कि जो ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए थे अजीत पवार के डेथ के तुरंत बाद, अगर आपको याद हो तो, जिसकी बहुत निंदा हुई थी, आलोचना हुई थी, अब वो सवाल दोबारा खड़े करेंगे क्या लोग? क्या ऑपोजिशन अब उस सवाल को दोबारा खड़े करेगी नहीं कि नहीं, अब भैया उस इतनी सवाल का कोई, जल्दीबाजी क्यों है, क्या है? ना मुझे नहीं लगता ओम प्रकाश जी अब उस सवाल का कोई मतलब रह गया है, क्योंकि ममता बनर्जी को उसी दिन रिप्लाई मिल गया था। और ये रिप्लाई और किसी ने नहीं, शरद पवार ने दिया था। उनका कहना था कि ये महज एक हादसा है, ये महज एक एक्सीडेंट है, इसके ऊपर किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ममता बनर्जी की वो पूरी बात है, उस पर शरद पवार ने पूरी तरह से पानी फेर दिया था। अब उसकी कहीं कोई किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं है। जहां तक जांच की बात है तो डीजीसीए बकायदा इस बात की जांच कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार भी अपने ढंग से चीजों को जानने की और चीजों को समझने की कोशिश करेगी। डीजीसीए की इस बात में जांच चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सबके बीच कहां खड़ी हुई है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है वो शरद पवार को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। वो नहीं चाहती कि शरद पवार के साथ उनको डील करने की सिचुएशन आए। इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं। दरअसल शरद पवार ने कहा है कि मार्च में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और मार्च में राज्यसभा के कार्यकाल खत्म होने के बाद वो फिर से राज्यसभा में नहीं आएंगे। वैसे तो उनके पास इतने विधायक नहीं है कि वो फिर से राज्यसभा के अंदर आ जाएं, चुनकर उनको फिर से ले आया जाए। अगर सबके विधायक मिला लिए जाए तो भी राज्यसभा से शरद पवार का चुनकर आना मुश्किल होगा। हाँ, अगर दोनों धड़े एक हो जाते हैं तो इसकी संभावना जरूर बनती है। लेकिन बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि मार्च में शरद पवार रिटायर हो जाए, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा चौधरी को राज्य की कमान दे दी जाए, और सुप्रिया तो सुले, पवार। अगर मर्जर होता है तो सुप्रिया सुले को देश की कमान दे दी जाए। यानी राष्ट्रीय राजनीति में, यानी लोकसभा के अंदर सुप्रिया सुले का एक रोल बन जाए, और वो भी सांसद हैं। तो मेरे ख्याल से शरद पवार मार्च में क्या डिसीजन लेते हैं इसका इंतजार होगा। अजीत पवार और शरद पवार के बीच जो बातचीत हुई थी उसके हिसाब से 12 फरवरी को यह मर्जर होने वाला था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुनेत्रा पवार ने जिस ढंग से ये एक तरफा फैसला लिया है, थोड़ी खटाई तो जो है पूरे के पूरी दाल के अंदर पड़ी होगी। और ये खटाई किस हद तक संबंध बिगाड़ती है ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि 12 फरवरी को अब मर्जर अनाउंस होता है या नहीं, और दोनों गुटों के बीच आगे किस तरह की बातचीत होती है, या मार्च का इंतजार किया जाता है जब शरद पवार अपने रिटायरमेंट की घोषणा करें और उसके बाद नए सिरे से सुनेत्रा पवार जो है वो एनसीपी को चला पाए। और सुनेत्रा पवार के लिए आने वाला समय चुनौती भरा होने वाला है। विधायकों को थामना इतना आसान नहीं होगा, सांसदों को थामना इतना आसान नहीं होगा। राज्य की राजनीति को समझना, और अजीत पवार जो दीपक उम्मीदें जी, लोगों को देकर गए थे उस उम्मीदों को देखना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन उम्मीदों को पूरा करना भी सुनेत्रा पवार की एक बड़ी चुनौती होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें राय दीजिएगा, हमें बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मंडे को किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।